नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। कल सुपर टेट के वीडियो में हमने आपको स्वरों के विभाजन पर चर्चा की थी। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, ठीक, और स्वरों का विभाजन क्या है। ठीक है, अब आज उसी श्रृंखला में हम स्वरों पर और विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए, स्वरों का जो विभाजन है वो अनेक प्रकार से होता है। ठीक है, एक होता है उच्चारण के आधार पर, दूसरा होता है मात्रा के आधार पर, या हमारे अनेक वैयाकरण है। ठीक, सबके अनुसार सबने अपने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान की बात है। ठीक, तो हर विद्वान या हर वैयाकरण अपने अपने हिसाब से भी ठीक गणना करता है। हम उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कल हमने एक विभाजन आपको बताया था, क्या, ह्रस्व, दीर्घ और क्लुप्त। स्वरों का एक विभाजन बताया था, कौन कौन सा, ह्रस्व, दीर्घ और क्लुप्त। तो वो जो विभाजन था हमारा, वो मात्रा के आधार पर था। ठीक, वो जो हमने विभाजन बताया था वो किस आधार पे था, मात्रा के आधार पर। ठीक है, कि यदि कोई आपसे पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन है, तो कुल कितने प्रकार के आप उसको बताएंगे, 3। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसको उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है, क्योंकि उसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होता है, अर्थात इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक, और ये सब हमने बताया था आपको। ठीक है, मात्रा का मतलब क्या होता है, ठीक, वो सब कल हमने चर्चा कर दी थी। ठीक है, अच्छा, ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। ठीक, और ठीक है, अब देखिए, अच्छा, अब डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जो बहुत बड़े वैयाकरण हुए हमारे, ठीक है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे अपने समय में। ठीक है, तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी, तो उनके आधार पर स्वरों की कुल संख्या कुल 13 बताई गई। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महोदय के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी बताई गई, 13। कौन कौन से, देखिए, आ, ई, उ, री, ली, ये मूल स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर, क्योंकि सारे स्वरों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। ठीक है, तो ये मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको हम ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं, मूल स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक, और इस पर मान लीजिए एक प्रकार से क्वेश्चन के अक प्रत्याहार भी हम इसको समझ सकते हैं कि कहा जाए कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, उदात्त स्वर, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आप किस पर टिकते रहेंगे कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं कौन से स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ठीक है, तो अब देखिए, आ, ई, उ, री, ली, ये मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरी चीज, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ये दीर्घ सादे स्वर कहलाते हैं। कैसे स्वर कहलाते हैं, दीर्घ सादा स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ, ये कैसे स्वर हमारे, दीर्घ मिश्र विकृत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये जो हमने बातें बताई वो किसके आधार पर बताई, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महोदय के आधार पर बताई। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब हम दूसरा विभाजन आपको बताते हैं। ठीक है, दूसरा जो विभाजन है हमारा, वो किसके आधार पर है, उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर है, उच्चारण के आधार पर। ठीक, ठीक, अब उच्चारण के आधार पर भी स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, 3 प्रकार से। कौन कौन सा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कितने प्रकार से किया गया है, 3। कौन कौन से हैं, वो उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। याद रखिएगा, उदात्त, अनुदात्त जो
स्वरित स्वर हैं इनका प्रयोग वेदों में मिलता है। ठीक, क्यों? वेदों में जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, उसके उच्चारण में इनका प्रयोग लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो वेद के मंत्र होते हैं उनका उच्चारण पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो अशुद्ध उच्चारण से आपका अनिष्ट भी हो सकता है। तो इसलिए जो मंत्र हैं, उनकी जो ऋचाएं हैं वेदों की, उनका उच्चारण पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध उच्चारण के लिए आपको स्वरों का ज्ञान होना चाहिए कि किस स्वर को कैसे उच्चारित करना है। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक, अब उदात्त स्वर क्या है? ठीक, उदात्त स्वर वे स्वर हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से होती है। वे स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? उदात्त स्वर। ठीक, जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से होती है वे उदात्त स्वर हैं। अनुदात्त क्या है? इसका ठीक उल्टा, जिन स्वरों की उत्पत्ति उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से होती है, ठीक, वो अनुदात्त स्वर कहलाते हैं। और जिन स्वरों की उत्पत्ति उच्चारण स्थान के मध्य भाग से होती है वे कौन से स्वर कहलाते हैं? स्वरित स्वर। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब कि जिन स्वरों की उत्पत्ति, अभी आपको हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे, तो जिन स्वरों की उत्पत्ति जिस उच्चारण स्थान से होती तो उसके ऊपरी भाग से जो स्वर बोला जाएगा तो उदात्त होगा, उसके नीचे भाग से जो बोला जाएगा वो अनुदात्त होगा, जो मध्य से होगा वो स्वरित है। ठीक, तो इसको कहा गया उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः और समाहारः स्वरितः, ये कहा गया। ठीक है, अब ये हो गया उच्चारण के आधार पर 3 स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक, अब उसके बाद स्वरों का एक विभाजन और किया गया, अनुनासिक और अनअनुनासिक। ठीक है, अर्थात एक प्रकार से देखा जाए तो सारे स्वर अनुनासिक भी होते हैं और सारे स्वर अनअनुनासिक भी होते हैं। अनअनुनासिक को निरअनुनासिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्वरों का विभाजन। ठीक है, और दूसरी चीज, यह आपको ज्यादातर टेट या सुपर टेट में ह्रस्व दीर्घ प्लुत से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन तीनों के बारे में आपको ज्ञान है तो आपका काम जहां तक है हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको बताना आवश्यक समझा कि हो सकता है कहीं किसी कंपटीशन में कहीं आपको इसकी आवश्यकता पड़ जाए, तो इसलिए हमने इसका। ठीक है, तो अब जो है ये मात्रा के आधार पर जो स्वरों का विभाजन किया गया। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार से हर स्वर के 18 प्रभेद हो गए। ठीक है, लेकिन चूंकि एच प्रत्याहार का ह्रस्व नहीं होता, एच प्रत्याहार का ह्रस्व नहीं होता, जो एच प्रत्याहार में अर्थात ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। ठीक, तो इनका ह्रस्व भेद नहीं होता, उनका सिर्फ दीर्घ और प्लुत होता है। ठीक, और जो ठीक है, और ल का दीर्घ नहीं होता। ठीक है, अर्थात ल का जो है वो दीर्घ नहीं होता। ठीक, उसका सिर्फ ह्रस्व और प्लुत होता है। इस प्रकार से इसके 12 हो गए, इसके 18। ठीक है, अब स्वरों पर चर्चा हो गई। अब हम व्यंजन पर आएंगे। व्यंजन क्या है? ठीक, व्यंजन के भेद। ठीक, व्यंजन। अब व्यंजन क्या है? व्यंजन। ठीक, अन्वच भवति इति व्यंजनम। ठीक, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चार्यमान जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं?
व्यंजन कहलाए। अन्नच भवतीति व्यंजनम। ठीक है, आप व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए। व्यंजनों को कुल कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, अब व्यंजनों को कुल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, पहला कौन सा है हमारा? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, ठीक, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श, अब इनको स्पर्श क्यों कहते हैं ये हम आपको बता दें। ठीक है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण हमने किया। व्यंजन कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो हम आज हल्की सी चर्चा कर दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो हमारा काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम आज इसके बारे में हल्का सा थोड़ा सा ज्ञान आपको दे देते हैं। ठीक है, इसके कल हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और सूत्र के माध्यम से आपको इसको बताएंगे हम। ठीक है, तो हम ये बता दें कि स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्यों, ऊष्म व्यंजन क्यों। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं हम इन्हें? क्यों? क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है वो मुख के अंदर स्थित अनेक उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, इसीलिए इसे हम स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ, इसे अंतस्थ क्यों कहते हैं? माने अंतस्थ माने अंतः स्थित, अंतः माने मध्य में। ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के अंतः माने मध्य में स्थित होने के कारण इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन हम इसे क्यों इसलिए कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा की रगड़ से उत्पन्न होते हैं, इनके उच्चारण में थोड़ी अधिक ऊष्मा लगती है, इसीलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अब आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब कल हम इसके बारे में विस्तृत सूत्र बताएंगे आपको, तब उसका स्पर्श व्यंजनों का भी वर्गीकरण आपको बताएंगे। ठीक है, और तो उम्मीद है कि आज की बातें आपको अच्छी लगी होंगी, ज्ञानवर्धक लगी होंगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, डाल दीजिए। इससे पहले कि कोई चीज़ वीडियोस देखने हो, कोई जानकारी आपको लेनी हो, प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको कोई नया वीडियो मेरा आए तो आपको उसको सूचना पहले मिले। ठीक है, आज हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।